अब आइए बात करते हैं ब्रेन के नीचे वाले हिस्सों की, जहां स्पेस कम होती है और सिम्टम्स अक्सर ज्यादा जल्दी सामने आ जाते हैं। अब हम चलते हैं ब्रेन के नीचे वाले हिस्सों की तरफ, जहां कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ स्पेस ऊपर के मुकाबले में बहुत कम होती है, और जब स्पेस कम हो तो छोटा सा मसला भी जल्दी सिग्नल देना शुरू कर देता है। इन हिस्सों में होने वाले ट्यूमर्स को हम कहते हैं इंफ्राटेंटोरियल ब्रेन ट्यूमर्स। ये ट्यूमर्स ज्यादातर बच्चों और यंग पेशेंट्स में देखे जाते हैं, और इसकी वजह यह है कि सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम जो नीचे होते हैं, दिमाग के नाजुक तरीन हिस्से, बच्चों में ज्यादा एक्टिव और सेंसिटिव होते हैं। इंफ्राटेंटोरियल एरिया में दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। सेरिबेलम जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, और ब्रेन स्टेम जो सांस निगलना और आंखों की हरकत जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को संभालता है। इसलिए यहाँ अलामात अक्सर क्वाइटली नहीं आते। बैलेंस का बिगड़ना, चलने में दुश्वारी होना, लड़खड़ाना या अचानक कै आना, ये सब अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर्स अक्सर ब्रेन के पानी के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे प्रेशर जल्दी बढ़ता है। इसलिए यहाँ डिले का मतलब होता है अलामात का तेजी से बढ़ना, लेकिन अगर टाइम पर पहचान हो जाए तो चीजें बहुत बेहतर हैंडल की जा सकती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिबेलम के ट्यूमर्स की, जहां मसला ताकत का नहीं, कोऑर्डिनेशन का होता है। अब हम बात करते हैं सेरिबेलम यानी ब्रेन का वो हिस्सा जो हमें चलना, खड़े रहना और मूवमेंट्स को कंट्रोल करना सिखाता है। सेरिबेलम का काम ताकत देना नहीं होता, बल्कि कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को स्मूथ रखना होता है। इसलिए जब यहाँ रसौली होती है तो मरीज कमजोर नहीं होता, लेकिन चल नहीं पाता। अक्सर वालिदैन कहते हैं, डॉक्टर साहब बच्चा गिर गिर कर चल रहा है, सीधी लाइन में नहीं चल पा रहा, जैसे नशा हो गया हो बच्चे को। और यहाँ बहुत दफा इसे ईयर प्रॉब्लम या वीकनेस समझ लिया जाता है, जबकि असल में मसला सेरिबेलम के अंदर होता है। सेरिबेलर ट्यूमर्स का एक और कॉमन साइन होता है इंटेंशन ट्रेमर। मतलब जब बच्चा या मरीज चीज पकड़ने की कोशिश करता है तो हाथ और ज्यादा कांपने लग जाते हैं, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, सुबह सुबह कै आना, बिना नौजिया के उल्टी होना और मुसलसल सिर दर्द रहना, ये अलामत होती हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है, अगर मरीज की स्ट्रेंथ ठीक हो, रिफ्लेक्सेस ठीक हो, लेकिन चलने में बैलेंस बिगड़ रहा हो, तो ये मसल का मसला नहीं होता। ये अक्सर सेरिबेलम के वार्निंग साइंस होते हैं। और क्योंकि ये एरिया छोटा होता है, इसलिए सेरिबेलर ट्यूमर्स, उनके सिम्टम्स जल्दी नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर टाइम पर तशखीस हो जाए तो आउटकम अक्सर बेहतर होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेन के सबसे सेंसिटिव हिस्से की, यानी ब्रेन स्टेम, जहां अलामात छोटे लगते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेन के सबसे नजदीकी और सेंसिटिव हिस्से की, यानी ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम छोटा होता है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा होता है। यहीं से हमारी सांस निकलना, आंखों की मूवमेंट और चेहरे की नर्व्स कंट्रोल होते हैं। इसलिए जब यहाँ मसला होता है तो अलामात सटल होते हैं, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अक्सर मरीज कहता है, डॉक्टर बोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, आवाज बैठ रही है, खाना निगलते वक्त अटक जाता है, या आंख सीधी नहीं रहती, डबल दिख रहा है। कभी कभी चेहरा एक साइड से ढीला लगता है, कभी आवाज बदल जाती है, कभी सुनना सही नहीं रहता, या कभी आंखों का कंट्रोल वीक हो जाता है। ये अलामात अक्सर पेन के बगैर होते हैं, इसलिए लोग इसे थकन, फ्लू या माइनर नर्व इशू समझकर इब्तदाई तौर पर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ब्रेन स्टेम के साइंस कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी होती है, ब्रेन स्टेम ट्यूमर्स में हाथ पांव की ताकत शुरू में ठीक रह सकती है, लेकिन क्रेनियल नर्व्स पहला इफेक्ट होती हैं। मतलब प्रॉब्लम चलने से पहले बोलने, निगलने और देखने में नजर आती है। इसलिए अगर चेहरे की एसिमेट्री, आंखों से दो नजर आना, आवाज में बदलाव, निगलने में दुश्वारी, या ये सब चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हों, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूरोलॉजिकल रेड फ्लैग होता है।
डरने की बात नहीं है, लेकिन डिले करने की भी गुंजाइश नहीं होती। अब जब हमने इंफ्राटेंटोरियल ट्यूमर्स के मेजर साइंस समझ लिए हैं, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक कॉमन चीज की जो इन सबको कनेक्ट करती है, ब्रेन का प्रेशर और पानी का सिस्टम। अब एक ऐसी चीज समझना बहुत जरूरी है जो सुप्राटेंटोरियल और इंफ्राटेंटोरियल दोनों ट्यूमर्स को आपस में जोड़ती है। ब्रेन के अंदर सिर्फ टिश्यू नहीं होता, बल्कि एक क्लियर फ्लूइड भी होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेन का पानी, यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस पानी का काम होता है ब्रेन को कुशन देना और प्रेशर को बैलेंस में रखना। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ट्यूमर इस पानी के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। सोचिए, जैसे पानी के पाइप को बंद किया जाए जबरदस्ती, पानी बनता रहता है लेकिन निकल नहीं पाता। बिल्कुल ऐसा ही ब्रेन के अंदर होता है। जैसे जैसे पानी जमा होता जाता है, ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है। इसको हम कहते हैं इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर या फिर हाइड्रोसेफलस। और यहीं से कुछ बहुत टिपिकल सिम्टम्स शुरू होते हैं। सुबह उठते ही बहुत शदीद हेडेक, जो दिन चलते चलते थोड़ा कम हो जाता है। बिना नौजिया के वॉमिटिंग, दिल खराब हुए बगैर क्या करना, खासकर बच्चों में। और कभी कभी आंखों के पिछले हिस्से पर प्रेशर, जिसे डॉक्टर्स चेक करके समझ लेते हैं कि बीमारी की क्या नौयत है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। ये अलामत ट्यूमर के साइज से नहीं, पानी के प्रेशर से होते हैं। इसलिए कभी कभी छोटा ट्यूमर भी बहुत ज्यादा अलामत पैदा कर देता है, और कभी कभी बड़े ट्यूमर भी शुरू में ज्यादा शोर नहीं मचाते। अच्छी बात यह है कि अगर इस स्टेज पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तो प्रेशर को रिलीव किया जा सकता है और ब्रेन को परमानेंट नुकसान से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर इसे सिर्फ एसिडिटी, माइग्रेन या पेट का मसला समझकर इग्नोर किया जाए तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। इसलिए जब सिर दर्द, कै और बैलेंस या विजन के मसले के साथ साथ आ रहे हों, तो ये एक क्लियर सिग्नल होता है कि ब्रेन के प्रेशर को इवेलुएट करना जरूरी है। अब आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सवाल रह जाता है, कब सिर्फ दवा और वेट ठीक होता है और कब एमआरआई और न्यूरोसर्जन का ओपिनियन जरूरी होता है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, क्योंकि हर हेडेक, हर चक्कर, हर क्या ब्रेन ट्यूमर नहीं होती, और ये बात समझना उतनी ही जरूरी है जितनी रेड फ्लैग्स को पहचानना। अगर अलामात अचानक आए, थोड़ी देर में ठीक हो जाएं और ट्रीटमेंट से इम्प्रूव हो रहे हों, तो अक्सर सिंपल कॉजेज होते हैं, जैसे माइग्रेन, इन्फेक्शन, स्ट्रेस। लेकिन जब ये अलामात धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन पैटर्न चेंज हो रहा हो, या एक से ज्यादा न्यूरोलॉजिकल साइंस साथ साथ आ रहे हों, तो सिर्फ दवा और वेट का फायदा नहीं होता। एमआरआई की जरूरत तब होती है जब जब सिर दर्द बढ़ता जाए, बड़ों के अंदर नए दौरे हों, एक साइड की कमजोरी बढ़ती जा रही हो, बैलेंस या कोऑर्डिनेशन खराब हो रही हो, विजन, स्पीच या बिहेवियर में तब्दीली आ रही हो, या बच्चों में उल्टियां और चलने का मसला हो। और जब एमआरआई में कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी नजर आ जाए, ये अलामात हो रही हों और इमेजिंग के साथ कोरिलेट कर रहे हों, तो फिर न्यूरोसर्जन का ओपिनियन फौरी तौर पे लेना चाहिए। इसका मतलब हमेशा सर्जरी नहीं होता, बहुत दफा सिर्फ मॉनिटरिंग या टारगेटेड ट्रीटमेंट ही काफी होता है। लेकिन एक बात क्लियर होनी चाहिए, डायग्नोसिस का फैसला सिम्टम्स और स्कैन करता है, सिर्फ दवा नहीं। और जब डिसीजन सही टाइम पर हो जाए तो ब्रेन को परमानेंट नुकसान से अक्सर बचाया जा सकता है। और अब जब आप समझ चुके हैं कि ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स, लोकेशन, प्रेशर और पैटर्न से कैसे चेंज होते हैं, तो आइए एक शॉर्ट रिकैप के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं, ताकि ये नॉलेज आपके जहन में रह जाए। अब अगर इस पूरी वीडियो को सिर्फ दो जुमलों में समझना हो, ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स रैंडम नहीं होते और हर अलामत का मतलब सिर्फ हेडेक या स्ट्रेस नहीं होता। ट्यूमर अगर ब्रेन के ऊपर वाले हिस्सों में हो तो बिहेवियर, यादाश्त, दौरे, कमजोरी सामने आती है। और अगर ब्रेन के नीचे वाले हिस्सों में हो तो बैलेंस का इशू, उल्टियां, आंखों का बोलने निगलने के मसले शुरू होते हैं। और जब दिमाग पर प्रेशर बढ़ता है तो सुबह का हेडेक वर्स होता है, बिला वजह वॉमिटिंग होती है और नजर खराब होती है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था, इसका मकसद आपको समझदार बनाना था, ताकि
आप अलामात को जानते हुए इग्नोर मत करें और हर चीज़ पर पैनिक भी ना करें। अगर आपको या आपके किसी अपने को ये अलामात प्रोग्रेसिव हैं, ये पैटर्न समझ ना आ रहा हो, तो सही वक्त पर इवैल्यूएशन ज़िंदगी भर का फ़र्क पैदा कर सकता है। और ये नॉलेज सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, आपके घर, आपके दोस्तों और आपके बच्चों के लिए भी है। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी, तो इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और के लिए ये इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पर मिल जाए और उसकी ज़िंदगी बच जाए। याद रखें, अर्ली अंडरस्टैंडिंग लेट रिग्रेट से बेहतर होती है। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।